हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में। जितनी भी ज़्यादा डिटेल्स हैं हम लोग सब पर आज चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा देखिए हम लोग डबल पोस्ट के बारे में बात कर चुके हैं और अगर अभी आप लोग ध्यान दें तो हम लोग टॉप 5 पोस्ट को एक तरीके से सीरीज़ में चला रहा हूँ। जैसे आज हम लोग इनकम टैक्स के बारे में बात करें, इंस्पेक्टर के बारे में, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीएसएस को लेके, उसके बाद एमईए को लेके, फिर रेलवे को लेके, एक्साइज इंस्पेक्टर को लेके, प्रिवेंटिव को, एग्जामिनर को, ऐसे करके मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो आपको कई तरीके के जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई बटन पर ऊपर जाएंगे वीडियो में तो वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लगा दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। और नए हैं अगर आप लोग, पहला वीडियो आप देख रहे हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपको और एक से एक अच्छे बेहतरीन वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ को लेके कि इनकम टैक्स के लिए कट ऑफ क्या जा सकता है 18 का। कि 17 की बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी कट ऑफ आ चुका है, 578 कट ऑफ था, ठीक है, पॉइंट समथिंग था। तो हम लोग बात करेंगे क्योंकि 18 से नॉर्मलाइजेशन इंक्लूड हुआ है तो यहाँ से कहीं ना कहीं चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और 19 के जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे वो 19 के होंगे और 2020 के होंगे, ठीक है। तो उनको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए इस पोस्ट को लेने के लिए, जो एक तरीके की ड्रीम जॉब होती है, ठीक है। जिनके 200 के अंदर यूआर कैटेगरी में अगर आप लोग हो और आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक 200 या 250 के अंदर है, इवन 200 के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको ये पोस्ट मिलती है। तो आपको किस तरीके की मेहनत करनी होगी ये तो आपको आइडिया लगाने होगा। यहाँ मेहनत के बारे में मैं नहीं बताऊँगा, वो आपको करनी है। इस पोस्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, तो ये तो सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए। देखिए राइटिंग पे बच जाइएगा, इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं फिंगर से लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं राइटिंग तो बेकार होनी है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? सीबीडीटी के अंदर आता है। जैसे सीबीआईसी या सीबीईसी के अंदर क्या आता था? जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर आता है, वैसे ही ये सीबीडीटी के अंदर आता है। सीबीडीटी किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट आपको इन्फॉर्मेशन मुझे सारी देनी है तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो जॉब होती है ग्रुप सी के अंदर आती है। वैसे 4600 ग्रेड पे की जो मोस्टली जॉब्स होती हैं वो सारी ग्रुप बी के अंदर आती हैं, पर ये जॉब होती है ग्रुप सी के अंदर आती है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इस जॉब में जो आपको सोशल रिस्पेक्ट मिलता है वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का होता है। अगर आप गाँव में भी खड़े हो कहीं पर और आप एकदम से बोल दो कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो तो सभी लोग जान जाएंगे। बट आप अगर प्रिवेंटिव ऑफिसर हो या सीएसएस में हो और वो आप बताओगे कि मैं सीएसएस में हूँ या मैं किसी भी कोई अच्छी मिनिस्ट्री का नाम लोगे जो एकदम अलग होगी तो लोग नहीं समझ पाते हैं जल्दी, ठीक है। इसीलिए इस जॉब का सोशल रिस्पेक्ट जो होता है वो एक नेक्स्ट लेवल होता है, ठीक है। अब देखिए ये नॉन गस्टेड पोस्ट होती है, तो ये सभी को पता है कि केवल डबल ओ की पोस्ट ऐसी होती है जो गस्टेड पोस्ट होती है। तो ये नॉन गस्टेड पोस्ट होती है, ठीक है, नॉन गस्टेड पोस्ट है ये। तो ऐसा नहीं है कि इससे कोई खास फ़र्क पड़ता है, बट नॉन गस्टेड पोस्ट होती है। और बाकी की जो पोस्ट होती हैं 4600 ग्रेड पे की वो भी सब नॉन गस्टेड पोस्ट होती हैं। 5 से 6 साल बाद जब आपका प्रमोशन होता है तब जाके आप गस्टेड पोस्ट बनती है, ठीक है, वो भी अपन लोग अभी आगे बात करेंगे। इसमें देखिए 2 टाइप की पोस्ट होती है इनकम टैक्स में, एक असेसमेंट पोस्ट होती है, असेसमेंट करके होती है पोस्ट, एक नॉन असेसमेंट होती है, ठीक है। अब असेसमेंट पोस्ट में क्या होता है कि एक तरीके से आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो ये डेस्क जॉब होती है, ठीक है। मतलब आपका वही 9 to 5 वाला सीन होता है, 9:30 बजे पहुंच जाओ, 5:30 से 6 बजे आप लोग घर जा सकते हो, ठीक है। वो भी थोड़ा सा इसमें ये होता है कि कुछ 2 से 3 महीने होते हैं जो लास्ट के जो फाइनेंशियल तरीके से ईयर का समापन टाइप का होता है, तब 2 से 3 महीने वर्कलोड ज़्यादा रहता है। तो आप इसमें आप कभी कभी 7 से 7.5 भी आपका बच सकता है, ठीक है। तो ये पोस्ट तब अच्छी कह सकते हो आप लोग जब आपको अपना एक तरीके से एरिया मिल जाए, ठीक है, या आपको अपना स्टेट मिल जाए, तब तो आपके लिए काफ़ी अच्छी जॉब कही जाती है। वैसे ये एक तरीके की ड्रीम जॉब है, जो लोग उस नज़रिए से देखते हैं उनके लिए तो बेस्ट जॉब है। उनको चेन्नई भी मिल जाए या साउथ भेज दिया जाए नॉर्थ से, तब भी वो लोग कर लेंगे, ठीक है। बट मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, आपका बैंक एग्ज़ाम्स की या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपने किसी पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको अगर समय चाहिए तो कहीं ना कहीं ये जॉब अगर आपकी अलग स्टेट में हो जाती है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। क्योंकि नॉन असेसमेंट जॉब जो होती है उसमें आती हैं रेट्स, ठीक है। आपको रेट्स में जाना होगा और आपको पता है कि रेट्स में क्या होता है कि टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, आप 3-3 4-4 दिन रेट मारते रहोगे, ठीक है।
तो वही है ना, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना पौवा दिखाने का मौका मिलेगा, ठीक है। अगर हिंदी में बोलें तो अगर आपको अपना पौवा दिखाना है, भोकाल दिखाना है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इस जॉब को आप कर सकते हो। बट अगर आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ से थोड़ा अलग रहना है, आपको सिंपल लाइफ चाहिए, आपको एक जगह चाहिए, तो वहीं ना कहीं CSS मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है। जो मुझे बेस्ट लगता है वो CSS है। और क्योंकि आप अगर देखिए टॉप 50 में आ रहे हो तब तो ये बहुत बेस्ट पोस्ट है, क्योंकि तब आपको अपना एरिया मिल जाएगा। जैसे मैं यूपी में रहता हूँ तो मुझे भोपाल मिल जाएगा, या मुझे अच्छी जगह चाहिए तो मुझे पुणे मिल जाएगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जब आप, क्योंकि जो ज़्यादा पोस्ट होती हैं वो साउथ में होती हैं, तो अगर आप टॉप 50 से बाहर हो तो फिर आपको साउथ भेजने के चांसेस UR कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो फिर आपको साउथ दे दिया जाएगा, फिर आप 3 से 4 महीने में घर आ पा रहे हो, ठीक है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वही है, प्रॉस एंड कॉन्स हर पोस्ट के होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक अलग ही पोस्ट है। बट अगर आप उस नज़रिए से देखते हो कि आपको केवल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, आपको सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, तो आप कहीं भी जा सकते हो और आपके लिए बेस्ट पोस्ट है, ठीक है। सीन इतना समझ में आ गया आपको कि इसमें रेट्स होती हैं और इसमें डेस्क जॉब होते हैं। डेस्क जॉब में आपको IT रिकॉर्ड्स, TDS, रिफंड्स ऑफ कंपनीज, मतलब भाई क्लैरिकल टाइप का थोड़ा काम होता है, ठीक है। फिर भी आपका रिस्पेक्ट होता है, आपका ऑफिस में नहीं होगा बट आपका बाहर बहुत रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात देते हैं नेचर ऑफ वर्क था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशंस की। तो प्रमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CSS में अच्छे प्रमोशन है, वैसे IT में भी अच्छे प्रमोशन है। अगर आप कम एज में लग जाते हो, 23, 24 से 25 साल में आप लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो, तो मैं यहाँ से देखिए टैक्स असिस्टेंट से बात कर रहा हूँ। टैक्स असिस्टेंट से स्टार्ट करता हूँ, जो 2400 ग्रेड पे की जॉब है। उसके बाद में आप लोग क्या बनते हो, आप लोग बनते हो सीनियर टैक्स असिस्टेंट, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ नहीं दिखता है। तो टैक्स असिस्टेंट से मैं बात कर रहा हूँ, सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनोगे। उसके बाद आप बनते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो, ठीक है। तब जाके आप बनते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि आप सीधे लग सकते हो अगर आप 4600 ग्रेड पे की जॉब निकाल लो। तो इसी में आपको कम से कम लग जाएगा 6 साल के अप्रॉक्स, ठीक है। ऐसा कहते हैं, अब ये आजकल का पता नहीं है, 5 साल, 6 साल, 7 साल भी लग सकता है। अब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुके हो, उसके बाद आप क्या बनते हो, इसके बाद आप 5 से 6 साल में, ठीक है। ये जो डेटा यूट्यूब वगैरह पे लोगों को बता रखा है उसके थ्रू है, कोरा पे लोग बता रखा है उसके थ्रू है। रियलिटी क्या है तो वो तो आप जब आप वहाँ पे लगोगे तभी आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद में जब आप ITO बनते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर जब आप बनते हो, ठीक है, ये गस्टेड पोस्ट होती है और ये आप 6 साल के या 5-6 साल के अप्रॉक्स बाद बनते हो, जाके आपका जब प्रमोशन होता है पहला। ITO के बाद आप क्या बनते हो, फिर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ITO के बाद आप क्या बनते हो। ITO के बाद आपका 10 से 11 साल में जो प्रमोशन होता है, ये काफ़ी साल बाद होता है प्रमोशन, और ये बहुत बड़ा प्रमोशन होता है, क्योंकि तब आप बन जाते हो असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हो आप, और ये UPSC लेवल वाली जॉब है। जब आप UPSC से सिलेक्ट होते हो तब आपको ये पोस्ट मिलती है, और आप समझ सकते हो कि आप 17 से 18 साल बाद ये बन रहे हो, तो UPSC का लेवल क्या है, ठीक है। यहाँ से आप ये समझ सकते हो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, UPSC से आप डायरेक्ट ये बनते हो, और सीजल से लगोगे तो आप 17 से 18 साल बाद असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे। उसके बाद प्रमोशंस आपके फास्ट हो जाते हैं, फिर आप डिप्यूटी कमिश्नर बनोगे, डिप्यूटी कमिश्नर बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या बनते हो, डिप्यूटी कमिश्नर 3 से 4 साल बाद आपका अगर प्रमोशन हो जाए तो आप जॉइंट कमिश्नर बन जाते हो। उसके बाद फिर से आपका प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हो एडिशनल कमिश्नर, ठीक है। ये आपकी हाईएस्ट जॉब है, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये आप हाईएस्ट बन सकते हो, इससे ज़्यादा आपका प्रमोशन नहीं होंगे। और ये भी लोग वही लोग बन पाते हैं जो बहुत कम एज में लग जाएं, ठीक है। जो 30 पे लगेगा हो सकता है कि वो ना बन पाए, क्योंकि 60 में आपका रिटायरमेंट हो जाता है, और आपको पता है कि जब 18 साल में आप यही बनोगे जाके, तो हो सकता है कि आप केवल जॉइंट कमिश्नर तक पहुंच पाओ, एडिशनल कमिश्नर तक ना पहुंच पाओ। तो जो लोग 23-24 साल या 21-22 साल या 25 साल तक भी लग जाते हैं, वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि आप अच्छी जॉब पर पहुँच सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप एक दिन क्या बन जाओगे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग वर्कलोड की बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी बात करी वर्कलोड की, कि वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं है अगर आपका डेस्क जॉब है, ठीक है। क्योंकि डेस्क जॉब में 2 से 3 महीने केवल वर्कलोड ज़्यादा रहता है, बाकी आपका नॉर्मल वर्कलोड रहता है, ठीक है। लेकिन रेट्स के दौरान क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा प्रेशर भी थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, और समय भी, क्योंकि आपको वहाँ पर रुकना पड़ता है 3 से 4 दिन, आपका फ़ोन जमा हो जाएगा, और थोड़ा सा काम भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, कम सोना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी जो सोशल लाइफ है, जो आप चीज़ें करते हो बाहर, या आप कुछ भी करते हो, सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, UPSC की प्रिपरेशन करते हो, तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है।
तो वही है कि आपको कहीं ना कहीं अगर प्रॉस मिल रहा है तो कॉन्स भी मिलेंगे, सिंपल सी बात है। अगर आप सोशल रिस्पेक्ट को बाहर दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। जैसे CSS में क्या होता है, क्लरिकल जॉब होती है, इतना ज़्यादा आपका भोगाल नहीं होता है बाहर, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं सिंपल लाइफ होती है आपकी, आप एक जगह पर रह रहे होते हैं। प्रॉस क्या है, उसका फ़ायदा क्या है कि आप एक जगह पर दिल्ली में हमेशा रहोगे। दूसरा आपका फ़ायदा ये है कि 9:30 से लेकर 5:30 तक की जॉब है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है बिल्कुल, वहाँ बहुत कम ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम देना है, ठीक है। तो वर्कलोड में ये हो गया। और नो यूनिफॉर्म होती है, मतलब कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। आप कुछ भी जो भी पहन के जाना चाहते हो आप जा सकते हो नॉर्मल, ये नहीं आप बिल्कुल यो बन के चले जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप आराम से मतलब जो भी नॉर्मल आप टी-शर्ट वगैरह पहनते हो पहन सकते हो, बट ऐसा कोई यूनिफॉर्म नहीं है कि आप ऐसे स्कूल के तरीके, ठीक है, वैसा कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो आप सबको पता होगा कि XYZ सिटीज़ में वैरी करती है सैलरी, ठीक है। अगर X सिटी में हो, Y सिटी में, Z सिटी में हो तो वो वैरी करती है। और 4600 ग्रेड पे की जॉब है, आप सभी को आराम से पता होगा, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। 4600 ग्रेड पे की जॉब है, XYZ सिटीज़ में वैरी करती है, HRA DA TA सब मिला, ठीक है, वो सब अलग चीज़ें हैं। और आपका सैलरी वाइज 62-64 के अप्रॉक्स बनेगा जाके। अभी थोड़ा सा DA कम हो गया है अभी क्योंकि कोरोना की वजह से, बट जब वो बढ़ जाएगा तो आपकी सैलरी 64,000 या 65,000 के अप्रॉक्स होती है इन हैंड सैलरी, ठीक है। और टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी आपकी वही बनेगी 70,000 के अप्रॉक्स जाके। अब इसमें हम लोग देखिए बात करें कि फिजिकल होता है, क्या होता है, फिजिकल टेस्ट इसमें कोई नहीं होता है, तो नो फिजिकल टेस्ट, ठीक है। कलर बैंड स्टूडेंट्स के लिए भी अलाउ होता है। इसमें मेडिकल टेस्ट भी बहुत सिंपल सा होता है, बिल्कुल भी बहुत टफ मेडिकल टेस्ट नहीं है इसमें। और इसमें कोई CPT भी नहीं होता है, ठीक है, इसमें CPT भी नहीं होता है। तो कई कई तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। जैसे CSS के लिए CPT होता है और मेडिकल टेस्ट उसमें भी नॉर्मल होता है, ठीक है। कलर बैंड स्टूडेंट्स के लिए भी अलाउ होता है क्योंकि जब आप फॉर्म पढ़ोगे तो उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जहाँ तक मैंने देखा है कि कलर बैंड स्टूडेंट्स को लिए अलाउ है, बट एक्साइज इंस्पेक्टर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। उसके बाद हम लोग देखिए ट्रेनिंग की अगर बात करें कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, ये उसके बाद की बात है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, उनके खुद के सेंटर होते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं इनकम टैक्स वाले। उसके अलावा आपकी 12 वीक की ट्रेनिंग होती है, 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 12 सप्ताह की, सॉरी महीने की नहीं, 12 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। और उसमें आपको क्या क्या सिखाया जाता है, उसमें आपको सिखाया जाता है टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स के बारे में। तो वही उसके कुछ तरीके होते हैं जो आपको वहाँ पे सिखाया जाता है, क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं होता है, टैक्स कैसे लगता है, कैसे क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं पता होता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है ये भी आपको नहीं पता होता है। इन्वेस्टिगेशन स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं, कैसे किसी चीज़ कहीं पे आप रेड मारने जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ों के बारे में आपको उसमें सिखाया जाता है, ठीक है। और आपको पता है किसी भी ट्रेनिंग के सबसे लास्ट में एग्ज़ाम होता है, तो उसमें 4 ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे आपके सबसे लास्ट में। और आपको पता है कि यार आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, आप तो आपको सिखाया जा रहा है इतना अच्छा, तो आप आसानी से एग्ज़ाम निकाल लोगे। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि यार 4 एग्ज़ाम में कैसे निकालोगे, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो आप आसानी से निकाल लोगे क्योंकि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, ठीक है। आप ऑल इंडिया रैंक आपकी 200 के अंदर या 300 के अंदर है, तो आपके लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप चीज़ें निकाल लोगे। आपके वहाँ पे फ्रेंड्स बन जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतना चीज़ें सफिशिएंट हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे, और इसमें आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। 2018 में अगर मैं बात करूं तो मेरे 550 मार्क्स हैं, और मुझे पता है कि मेरी ऑल इंडिया रैंक क्यूमैस के अनुसार या किसी डेटा के अनुसार, जो कि मैं आपको यहाँ पर नहीं शेयर कर सकता हूँ, उसके अनुसार यहाँ पे मेरी ऑल इंडिया रैंक UR कैटेगरी में, या मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूँ तो मेरी 450 के अराउंड है, ठीक है। अगर आप लोग एक ग्राफ बना था यूट्यूब पे, उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए, क्यूमैस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, तो कई सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग मैंने देखा, जब मेरी रैंक पता चली कि मेरी 450 के अप्रॉक्स रैंक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि जब मेरे 600 में से 550 मार्क्स हैं तब मेरी रैंक 450 के पास है। और अगर मैं 70 मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव में ले आता हूँ तो मेरे मार्क्स बन जाएंगे 620, ठीक है, जो कि तब भी मेरी रैंक जो होगी, मुझे लगता है कि मैं बहुत यहाँ पर 70 मार्क्स ले आऊँगा तब भी मेरी रैंक ऑल इंडिया 350 से ज़्यादा नहीं आ पाएगी, ठीक है। अगर मैं UR कैटेगरी की बात करूँ तो आप सभी को पता होगा कि UR कैटेगरी के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं टॉप लिस्ट में, तो 250 के प्लस में मेरी रैंक तब भी होगी, और तब भी मुझे IT से मैं थोड़ा सा दूर हूँगा, ठीक है। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है। तो जब मेरे 620 के आसपास हैं और 620 के आसपास मेरे मार्क्स, और तब भी मैं 250 प्लस रैंक लेके आ रहा हूँ, और आपको पता है कि बेस्ट जिनकी रैंक आती है वो 2 ही चीज़ें प्रेफर करते हैं, एक तो IT प्रेफर करते हैं
और दूसरा क्या करते हैं, एमईए करते हैं, ठीक है। उसकी बात हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सीएसएस के लिए जाते हैं इस रैंक में, और एसआई सीबीआई के लिए जाते हैं। देशभक्त टाइप के लोग होते हैं जो नारकोटिक्स वगैरह में चले जाएंगे, सीबीआई में चलेंगे, उन्हें रैंक से मतलब नहीं होता है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, या ठीक है एग्जामिनर पोस्ट चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि टॉप पोस्ट 2 ही लोग लेते हैं, ठीक है। 80 से 90% लोग आईआईटी या एमईए के लोग जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा तो कट ऑफ थोड़ा सा जाएगा, लेकिन वो 625 या 630 के आसपास रहने वाला है यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी के लिए आप 10 मार्क्स में कम कर सकते हो, 615 से लेकर 610 तक जा सकता है, ठीक है। यूआर कैटेगरी की बात करें तो 625 से लेकर 630 के बीच में जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। मुझे लगता है कि जो भी मेरे मार्क्स होंगे उससे 5 से 10 नंबर या 8 नंबर ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर 70 आते हैं मेरे तो। अब आप ये सोचिए कि अगर मैं लास्ट में रहता हूँ, मेरे 625 भी आ जाते हैं इन केस, तो भी मुझे साउथ मिलेगा, ठीक है। तो मैं साउथ को प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने घर के पास रहूँ, घर आता जाता रहूँ, ठीक है। तो सीएसएस में प्रेफर करूँगा हमेशा, सीएसएस को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। बाकी मैं देखता हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्टिव मार्क्स कैसे आते हैं, उससे अकॉर्डिंग मैं सोचूंगा, ठीक है। अब 19 की हम लोग बात करें तो 19 में आपको पता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 18 से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो मुझे लगता है 615 से लेके 620 कट ऑफ तब भी रहने वाला है 90 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 90 में उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है। बाकी आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ 19 की, तो अभी मेंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो पहले से इतना ज़्यादा मैं ब्रह्मा बनने की कोशिश नहीं करूँगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर पिछले साल के तरीके पेपर रहता है तो 615 से 620 के आसपास आईटी का कट ऑफ रहने वाला है यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में इतना सफिशिएंट है। और ओबीसी कैटेगरी वाले भी इसमें 10 मार्क्स कम कर सकते हैं, एससी कैटेगरी वाले 20 से 25 मार्क्स कम कर सकते हैं या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अभी एससी एसटी कैटेगरी के लिए आईटी का कट ऑफ नहीं देखा था, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, बट ओबीसी कैटेगरी 10 मार्क्स कम कर सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनका पिछले साल जो भी कट ऑफ गया था वहाँ से 5 से 10 नंबर कम कर सकते हैं, उतना ही कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। यूआर कैटेगरी का कंफर्म है, क्योंकि उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है फिलहाल। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।